नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। एक खबर जिसने एक सामान्य से जनमानस के मन में कई सवाल पैदा कर दिए, वो हिमालय के ग्लेशियरों से जुड़ी हुई है। दरअसल हिमालय में 7,500 झीलें हैं ग्लेशियर में, और कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड में उनमें से 1,266 झीलें हैं, जिनमें से 13 के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो खतरनाक स्थिति में हैं, बड़ा खतरा है। अब सवाल ये उठता है कि ग्लेशियर में ये जो झीलें बन रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है? जब 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी, जब चौड़ाबाड़ी झील का बड़ा जिक्र हुआ था, जिसके कारण वो बहुत बड़ी आपदा आई, उसके अलावा आखिर ये झीलें बनती क्यों हैं? इसका कारण क्या है? हमें कैसे पता लगता है कि वहां पर झील का निर्माण हो रहा है? और हमारे पास सुरक्षा के लिहाज से करने के लिए उपाय क्या हैं? ये ऐसे सामान्य से सवाल हैं जिनका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। और इसके लिए हमने देवभूमि डायलॉग के मंच पे आमंत्रित किया है ग्लेशियर एक्सपर्ट पीयूष रौतेला जी को, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी रह चुके हैं, जिनका अच्छा खासा अनुभव है। पीयूष जी, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, ग्लेशियर में लेक्स का बनने का, यानी झीलों का बनने का मतलब क्या है और क्यों ये झीलें बन रही हैं? ऐसा नहीं है कि ये झीलें आज ही बन रही हैं या आज बनना शुरू हुई हैं। किसी भी स्थान पे, वो उच्च हिमालयी क्षेत्र हो या नीचे का क्षेत्र हो, जहां पर पानी को बहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कुछ अवरोध होगा, वहां पर झील बनेगी। और पानी जो बहता है वो वैलीज में बहता है, घाटियों में बहता है, और घाटियों में ग्लेशियर भी आगे बढ़ते हैं। और जब ग्लेशियर आगे बढ़ता है तो वो अपने साथ बहुत ढेर सारा मलबा, मिट्टी, पत्थर जो काटा होता है उसने, वो लेके चलता है। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, वर्तमान में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर रिसीड कर रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। तो ये जो मलबा है उनके पानी को रोकता है, जिसे हम मोरेन्स बोलते हैं, ग्लेशियर का मलबा। ये आगे रहता है और पीछे, इनके पीछे एक झील बन जाती है, जिसे हम प्रोग्लेशियर लेक बोलते हैं। ग्लेशियर के आगे ये होती है, और कई बार इसमें जरूरत से ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाने से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका जो मुहाना है, जो बांध है मोरेन का, वो टूट जाता है, जिसकी वजह से अचानक नीचे पानी बहने लगता है। जैसा कि अभी पिछले साल सिक्किम में हुआ था, साउथ लोनक लेक थी जो कि टूट गई, जिससे कि तीस्ता पावर हाउस था, उसमें बहुत नुकसान हुआ था। तो इसके कारण, मतलब हाँ रमेश जी। इसका कारण क्या है? मतलब मोस्टली ग्लोबल वार्मिंग इसका कारण है, या जिस तरह से जंगलों में आग लग रही है वो इसका कारण है? इसका मुख्यतः कारण क्या क्या है? टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, वो आग से भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से भी बढ़ रहा है, दूसरे अन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं। ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं या ग्लेशियर गल रहे हैं, उनकी बर्फ गल रही है, तो उसकी वजह से जो पानी उत्पन्न हो रहा है वो ग्लेशियर के आगे जो मोरेन्स हैं, उनका जो बांध है, उसके पीछे पानी जमा हो रहा है। और धीरे धीरे, जैसा कि सैटेलाइट से देखा जाता है, इनकी निगरानी, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्र में है, दुर्गम क्षेत्र में है, तो जो सैटेलाइट चित्र हैं उनके माध्यम से निगरानी की जाती है कि कितने ग्लेशियर हैं, कितने बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो वर्तमान में देखा गया कि कुछ ग्लेशियर, उनका जो साइज है वो बढ़ रहा है, उसके आधार पे कहा गया कि ये भविष्य में खतरा इनसे उत्पन्न हो सकता है, इनकी निगरानी की जानी जरूरी है। सर, एक और बात ये आती है कि 2013 में जब एक बहुत बड़ी आपदा का सामना उत्तराखंड ने किया था, तब भी ये कहा गया था कि जो झील का निर्माण हुआ, जिसको चौड़ाबाड़ी या गादी सरोवर के नाम से जाना गया, क्या कितना बड़ा ये खतरा हो सकता है आने वाले समय में? अगर इस तरह की कोई लेक फटती है या उसका मुहाना हट जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, जो नीचे वाला इलाका है, क्योंकि बहुत
भारी मात्रा में वहां पे पानी रहता है और अचानक एक साथ उतना पानी रिलीज होता है, तो उससे अचानक निचले क्षेत्र में जो त्वरित बाढ़ बोलते हैं, फ्लैश फ्लड बोलते हैं, उस तरह की उत्पन्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और इन स्थितियों में कई बार वार्निंग के लिए बहुत समय नहीं रहता। आपने 2013 की बात की थी। 2013 गांधी सरोवर निश्चित ही वो झील फटी थी, उससे नुकसान हुआ था, परंतु आपको ध्यान होगा 2013 में 16 और 17 जून को नुकसान हुआ था केदारनाथ मंदाकिनी घाटी में। और जो रामबाड़ा और नीचे दूसरे क्षेत्र थे, उनमें 16 की शाम को अचानक से बाढ़ आई थी, उससे नुकसान हुआ। जो मेन झील थी वो 17 तारीख की सुबह फटी थी, तो उससे भी नुकसान हुआ, परंतु उसमें भारी वर्षा का अपना योगदान रहा और साथ ही झील ने जितना नुकसान होना था उसके प्रकोप को बढ़ा दिया। तो अभी हमारे पास उपाय क्या है सर कि हमें सुरक्षित रहने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, या किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल हम करते हैं? सबसे पहले तो क्योंकि अभी इनकी साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है, पहले तो यह है कि जाके वहां पे इन सब झीलों को देखा जाए कि किस तरह की ये झील हैं, इनका जो बांध है या जो मोरिन डैम है वो किस तरह का है, उसकी स्थिति कितनी है, झील के अंदर कहीं पे एवलांच या लैंडस्लाइड की संभावना तो नहीं है जिसकी वजह से अचानक पानी निकले। इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। उसी के साथ इसकी निरंतरता में मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अगर कहीं पानी का जलस्तर, इन झीलों का जलस्तर अचानक और तेजी से बढ़ता है तो उसके लिए किस तरह से निचले इलाकों में वार्निंग दी जाएगी, उसकी व्यवस्था करनी होगी। हो सकता है कहीं पे, कई बार किया गया है विदेशों में, हमारे वहां नहीं, नेपाल में कई बार हुआ है, साइफनिंग के द्वारा इन लेक्स का लेवल कम करने की कोशिश की गई है। इस तरह के प्रयास हमारे यहाँ लद्दाख में भी एनडीएमए ने किए थे। तो वो एक तरीका हो सकता है जिसके द्वारा इनके जल स्तर को खतरनाक रूप से ऊपर जाने से रोका जा सके, एक सीमा तक नियंत्रित किया जा सके। पहला है कि अध्ययन हो, वैज्ञानिक अध्ययन हो, मॉनिटरिंग हो। उसके बाद अगर खतरा बना रहता है तो उसके जो उपचारात्मक उपाय हैं वो किए जाए। सर एक मन में, सामान्य जनमानस के सवाल में, मन में एक डर का माहौल बन जाता है, खासकर जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, चाहे पिथौरागढ़ के लोग हो, जो भी हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक पैनिक की स्थिति है क्या? नहीं, पैनिक की अभी कोई इस तरह की स्थिति नहीं है। अभी वहां पर कोई साइंटिफिक एक्सपेडिशन नहीं गया है। केवल जो सैटेलाइट फिल्म्स हैं, सैटेलाइट सीन्स हैं, उनके बेसिस पे कहा जा रहा है कि इतनी झील खतरनाक है। हमें सावधान रहने की जरूरत है, विशेष रूप से जो लोग नदी के किनारे रहते हैं। हमारे वहाँ परंपरागत रूप से अगर नदी का पानी कम होता है तो उसे खतरे के रूप में देखा गया है। कई बार पहले भागीरथी में भी था इस तरह के, अगर डैम लैंडस्लाइड की वजह से बनते हैं और पानी कम होता है। और अगर आप देखेंगे रमेश भाई, हमारे वहाँ जो ज्यादातर बसावतें हैं, हम खेती नीचे वाले इलाकों में करते थे, परंतु हमारी बसावतें ऊपर वाले इलाके में थी। आपने 2021 के रीनी में जो फ्लड आया था धौलीगंगा में, उसमें देखा होगा आपने, बसावतों का नुकसान हुआ, घाटी में डैम था उसका नुकसान हुआ, परंतु हमारी जो हैबिटेशंस थे वो ऊपरी क्षेत्र में थे तो उनपे नुकसान नहीं हुआ। तो हमारे वहाँ जितनी भी वैलीज हैं उनमें ज़्यादातर हैबिटेशंस परंपरागत रूप से ऊंचे स्थानों में है, तो उनमें इस प्रकार का खतरा होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो ये जो कहा जा रहा है कि अब जो एक्सपीडिशन का दल है, वैज्ञानिकों का दल है, वहाँ पर जाएगा, बिकॉज आपका एक अच्छा खासा अनुभव है, आप स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी में भी मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। हम लोग कितने सीरियस रहते हैं ऐसे स्टेट, अगर हम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को छोड़ दें, सेंटर को छोड़ दें, एज ए स्टेट, क्योंकि हमारे यहाँ वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, चाहे वो भूकंप की हो, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे इस तरह के ग्लेशियर आउटबर्स्ट की हो, चाहे वो क्लाउड आउटबर्स्ट की हो, हम लोग कितने सीरियस रहते हैं सर? अगर बात करें तो हमारा ज्यादातर रिएक्शन जो है वो नीजक टाइप के रहते हैं कि एक घटना हो गई तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी पिछले साल अक्टूबर में सिक्किम में मैंने कहा कि साउथ लोनाक लेक
का बस्ट हुआ था, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट पर सर उसकी फ्लड हुआ 4 था, साल उसके पहले बाद भविष्यवाणी कर दी थी। जिस सिक्किम की बात कर रहे हैं आप, 4 साल पहले उसकी नहीं, भविष्यवाणी हो गई। सिक्किम में कर दिया गया था। वहां पे स्विस ग्रुप काम भी कर रहा था। विभिन्न कारणों से वो उपकरण, क्योंकि उपकरण उस हाइट पे लगाना और उनको मेंटेन करना अपने आप में एक चैलेंज है, तो वहां पे उपकरण की व्यवस्था की गई थी, दूसरे प्रयास भी चल रहे थे। तो एक जगह ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है, हम हर जगह देखने लगते हैं कि ग्लेशियर का खतरा बहुत ज्यादा है, उसे कैसे कम किया जाए। अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमें सबसे बड़ा खतरा, हमें लगता है कि लैंडस्लाइड बड़ा खतरा है, फ्लड बड़ा खतरा है, परंतु सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए भूकंप का है। और सच कहें तो उस पर हम अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे आम आदमी हो। हमने भूकंप को भुला दिया है। और हम अगर साइंटिफिकली बोलें तो हम सिस्मिक गैप वाला एरिया है हमारे एरिया में या उत्तराखंड में। 1803 में 1 सितंबर को गढ़वाल भूकंप आया था, जिसका नुकसान मथुरा, आगरा, दिल्ली, लखनऊ तक हुआ था। और इसका जो परिमाण था वो 7.5 से ज्यादा का बताया जाता है। तो उसके बाद से अब तक यहाँ पे कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। और हमारे दोनों तरफ, पूर्व और पश्चिम में, नेपाल की तरफ 1934 में बिहार नेपाल बॉर्डर पे भूकंप आया था, और हमारे पश्चिम में कांगड़ा में 1905 में इस तरह का बड़ा भूकंप आया था। तो हमारे वहाँ जो एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। तो भूकंप हमारे लिए, मुझे लगता है, सबसे बड़ा खतरा है, जिसके प्रति हमें सीरियस होना होगा, जनमानस को और सरकार को, दोनों को ही। जो अभी बिल्कुल भी हम नहीं है। अभी हम भूकंप को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। रमेश भाई, होता क्या है कि भूकंप बहुत लंबे समय पे के बाद आता है, तो कई बार हम उसको भूल जाते हैं। लैंडस्लाइड हर साल हो रहा है तो हमें याद रहता है। भूकंप हमें लगता है कि 91 के बाद से कोई, 99 के बाद से कोई बड़ा भूकंप आया नहीं है, और उसको बहुत 25-30 साल हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं। और हम जो निर्माण में जिस तरह की सीरियसनेस रहनी चाहिए, बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन होना चाहिए, वो सब हम नहीं करते हैं, उसकी अनदेखी करते हैं, जिसका कि अंततः नुकसान होता है। डॉक्टर रौतेला, मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा और आशा करता हूं देवभूमि डायलॉग जल्द ही अपना पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा है और आप हमारे मेहमान होंगे, तो इन विषयों पर हम बहुत विस्तार से बातें कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि साहब हमें किस तरह की सीरियसनेस की ज़रूरत है, खासकर तब जब उत्तराखंड का ज़्यादातर भूभाग सिस्मिक जोन 4 और खासकर पहाड़ी जो भाग है वो सिस्मिक जोन 5 में आता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की। देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।